जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। एक बार वहां से अपनी ऑडियो बंद कर लेना। हार बच्चे कम ही आएंगे क्या? आज कम आए हैं बच्चे डाउट लेने के लिए। चलो जी, अपने ना फिर वही अपना चैट बॉक्स में नाम डाल देना सभी, जिन जिन बच्चों के जो भी डाउट्स हैं। चैट बॉक्स में एक बार अपना नाम बता दो, ताकि फिर वन बाय वन मैं यहाँ से नाम लूंगा और जो जो डाउट्स होंगे उसको हम सोल्व करेंगे। साकेत, आपकी ऑडियो वहां से ऑन है, बंद करो। हाँ सर। चलो जी, स्टार्ट करें फिर डाउट्स। मेरे पास यस सर। 4-5 बच्चों के नाम आए हैं। सबसे पहले आकृति। हाँ जी गुड आकृति। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, मेरा एडवांस टेक्स्ट में डाउट है सेक्शन 234A। सेक्शन 234A, हाँ जी। सर मैंने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमें 4 इंस्टॉलमेंट की थी, चारों इंस्टॉलमेंट में सेम टैक्स पे किया था 10,000। ओके। और जब मैंने उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने निकाला तो उसमें 15% से ज्यादा पे किया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम्म। टैक्स। हम्म। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में 45% से कम टैक्स पे किया था। ठीक है। तो जब हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट निकाली तो हम्म। उसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने जितना पे कर दिया था वो ऐड करके फिर टोटल लेस किया था एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो उसके अंदर तो ये दिया हमको होगा फर्स्ट कि उसके अंदर ना जो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने पे की होगी, वो उसने आपको ना या तो क्यूमुलेटिव नहीं दी होगी। मतलब होता क्या है कि अगर जो 45% है वो क्यूमुलेटिव है। अच्छा मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आपको सेक और पहली बात तो ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो ना, ये क्वेश्चन 234A का नहीं है, 234C का है। 234। हाँ सॉरी 234। हाँ हाँ, 234A तो रिटर्न का है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसके अंदर ये होगा कि गवर्नमेंट ये बात कहती है कि 45% आपको पेमेंट करनी है। 45% पेमेंट करनी है 15 सितंबर तक। अब ये 45% जो पेमेंट करनी है ना, ये टोटल पेमेंट करनी है। अब जैसे आपने बोला कि सर वो 10,000 पेमेंट की, फिर 10,000 पेमेंट की, फिर 10,000 पेमेंट की और फिर 10,000 पेमेंट की, तो ये क्यूमुलेटिव नहीं है, ये अलग अलग है। तो इसके अंदर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, तो उसमें पहली इंस्टॉलमेंट में जितना पे किया होगा उसको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ओके आप सर, क्योंकि ऐसे आप थर्ड इंस्टॉलमेंट। हाँ हाँ, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर मैं 10-10 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 10 की, फर्स्ट भी 10 की, तो देखने से ही लग रहा है कि जो सेकंड मैंने 10 की पे की है ना, वो इन एडिशन टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है। क्योंकि ओके। अदरवाइज सेकंड में 10 तो हो ही नहीं सकता था ना, फिर तो सेकंड में 20 आना चाहिए हाँ था। हाँ हाँ। ठीक है ना, तो इसलिए जो भी आपकी वो 10,000 रुपए की सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी उसमें फर्स्ट की ऐड करोगे। ऐसे ही सेम केस में थर्ड का जब इंटरेस्ट निकालोगे तो आपको पहले दोनों की ऐड करनी पड़ेगी। ओके ओके सर। एंड सर अगर इसी क्वेश्चन में हम सेकंड इंस्टॉलमेंट में 45% से तो कम पे कर रहे हैं पर 36% से ज्यादा पे कर रहे हैं तो तो फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं नहीं हो। नहीं, हाँ, तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा आपका। अच्छा तो क्योंकि सारे इंस्टॉलमेंट में फिर दो
दोनों रेट देखी जाएगी। हाँ हाँ, मैंने सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं, सिर्फ फर्स्ट 2 पे, क्योंकि तीसरी पे तो कोई रेमेडी नहीं है ना। तीसरी पे तो आपको 75 देना ही देना है। जैसे फर्स्ट पे गवर्नमेंट कहती है कि 15 से कम, बट हम फिर भी 12% से ऊपर पे करोगे तो इंटरेस्ट छोड़ देंगे। सेकंड पे गवर्नमेंट कहती है 45% है, बट अगर तुम 36 से ऊपर पे करोगे तो इंटरेस्ट छोड़ देंगे। बट तीसरी इंस्टॉलमेंट ये बात कहती है 75 ही परसेंटेज है और 75 ही तुम्हें देना होगा। हाँ। ठीक है ना। तो रेमेडी जो है, रिलीफ जो है, वो सिर्फ पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे है, बाकी किसी पे भी नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम जी। अगला डाउट मेरे पास है चेष्टा। Hello. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, थोड़ा सा मोबाइल पीछे करके बात करो। हाँ जी। Hello. हाँ चेष्टा बोलो। सर मुझे ना डिडक्शंस में डाउट था। बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ जी। सर क्वेश्चन है कि मिस्टर जेड है, उसकी पीजीबीपी की इनकम है 19,90,000। थोड़ा सा ना माइक मुंह से दूर करके चलो, क्योंकि ना आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? हेलो। हेलो। कट रही थी बीच में। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी। सर इन्वेस्टमेंट इन एनएससी है 50,000 हम्म। और इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ इन नेम ऑफ मिसेस जेड है 5,000 हम्म। और पेमेंट फॉर प्रीमियम फॉर एलआईसी पॉलिसी फॉर डिपेंडेंट फादर है 11,000। तो ये फादर वाला माइनस नहीं होगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर इसमें आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत क्यों आ रहा है? 19,90,000 में से आप एनएससी माइनस करो, कितना है? हाँ 50,000 माइनस कर दिया। हाँ जी। हाँ जी। 11,000 पे आपका पीपीएफ है। 5,000 है सर। पीपीएफ 5,000 है। मिसेस जेड के लिए है। नहीं नहीं, पीपीएफ का अमाउंट कितना है? हाँ जी 5,000 है। तो 19,35,000 आंसर आना चाहिए। सिर्फ 19,40,000 आ रहा है। आंसर जो गिवन है 40,000 गिवन है। हाँ जी। हाँ, तो करेक्ट आंसर 1935 होगा। ओके सर। और बताओ। सर और जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, क्या चीज है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हाँ 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 हाँ। सर वो 5,000 तक होता है ना? हाँ जी 5,000 तक होता है। वो मतलब एनी मोड एक्सेप्ट कैश होता है ना? नहीं नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल प्रीमियम जो है वो अदर देन कैश में होना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है, चाहे मे बी कैश हो चाहे अदर देन कैश हो। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था इसमें। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर इसमें 3,000 था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, कैश में था, हम्म। और 24,100 था सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में। हम्म। तो ये एक्सीडिंग 5,000 हो गया ना, 5,400 हो गया ये। नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल ऐसे गवर्नमेंट नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम तो अलग है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ एक स्कीम बार का तो इसको सॉल्व करके बताना। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का तो पूरा मिलेगा। वो तो 25,000, वो तो उस लिमिट के अंदर है जो आपकी लिमिट वहां हाँ पे दी जी। है ना। और जो प्रिवेंटिव हेल्थ हाँ चेकअप जी। है, हाँ जी। हाँ जी। उसकी अलग से 5,000 की लिमिट है। ओके सर। और बताओ जी। ओके सर। और अगर रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू फाइल बाय एवरी रेजिडेंट, उसमें 3 ऑप्शन है, जैसे एनी एसेट आउटसाइड इंडिया, एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। हाँ, तो तीनों केस में ही रिटर्न फाइल करना कंपलसरी इसमें है। आइदर ऑफ आएगा या क्या आएगा?
आइदर ऑफ द अबव आएगा। इसमें किसी में आंसर लिखा हुआ है ए, किसी में बी, किसी में सी, नहीं नहीं हर नहीं जगह नहीं अलग आंसर दिया नहीं हुआ है। नहीं 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 नहीं, आप एक बार क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हो। आप क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ने हाँ में जी। गलती कर रहे हो। A return of income is required to file by every resident, मतलब तीनों केस में उसको फाइल करनी होगी ना। हाँ, इन तीनों में से कोई भी केस एग्जिस्ट करेगा तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है जी। ओके सर। और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। हाँ जी। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो जो बोलो। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं इसके साथ, रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, हाँ इसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह इसकी भी डिटेल्स देनी होती है। हाँ, बिल्कुल देनी होती है। ओके सर। सर एक मिनट बस। हाँ जी। और सर जो सेक्शन 264 है हाँ जी। CITR में, CIT रिवीजन। उसमें जो एप्लीकेशन डालता है वो तो एसएससी अपने उससे डालता है ना। हाँ हाँ जी जी। हाँ जी हाँ जी। तो इसका आंसर मतलब क्या होगा, ऑन हिज ओन मोशन होगा या ऑन एप्लीकेशन ऑफ एसएससी होगा? नहीं, डिपार्टमेंट अपनी तरफ से भी कर सकता है और असेसी अगर एप्लीकेशन डालेगा तो भी कर सकता है। ओके सर। ठीक है। सर हाँ बोलो। और सर डिडक्शंस वाले में 80 CC G एक दिया हुआ है, उसके क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं। 80 CC G तो आप खत्म कर दो, मेरे ख्याल से आपने 80 CC G। आपने पुराना स्कैनर उठा रखा है क्या कोई? और सर आपका 7000 क्वेश्चंस वाला है ना, जो हाँ तो वही वाला। उसको मत करो ना, वो तो पुराना हो गया ना। अब तो नया स्कैनर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, पुराना क्यों कर रहे हो आप? ओके सर। ठीक है जी। अगला जी थैंक यू निकिता। सर। ओके जी, वेलकम निकिता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को क्लबिंग चैप्टर में डाउट है। हाँ जी बोलो। सर पहले तो मेरे को प्रोविजन ये वाला सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 and 8 income of individual to include income of AOP to which assets are transferred for the benefit of spouse and son's wife। इसमें जो एसेट हम लोग ट्रांसफर कर रहे कोई पर्सन को या AOP को, वो ट्रस्ट भी हो सकता है, बट इसमें इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और डिफर्ड बेनिफिट है उसके स्पाउस का या उसके सन्स वाइफ का, और वो क्लब होता है ये जो इनकम एसेट का इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर होता है। तो ये वाला सेंटेंस, इसका मतलब तो ये है कि अगर मान लो कोई AOP को हमने एसेट ट्रांसफर की या किसी ट्रस्ट को एसेट ट्रांसफर की, उसका बेनिफिशियरी वाइफ है या सन्स वाइफ है, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो भी उस ट्रस्ट को इनकम आएगी ना, वो उसके ट्रांसफर में क्लब होगी, ट्रांसफरी में क्लब नहीं होगी। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या होती थी, लोग प्लानिंग क्या करते थे, लोग प्लानिंग ये करते थे कि ट्रांसफर तो कर दिया, उसका बेनिफिट ना इमीडिएट नहीं किया, उसमें डेफर कर दिया। डेफर का मतलब क्या है, प्रोविजन में लिख दिया, एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया कि हमने ट्रस्ट को एसेट दी है, इसका बेनिफिट मेरी वाइफ को ना अभी नहीं जाएगा, 10 साल के बाद जाएगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया, चाहे वो डेफर्ड बेनिफिट हो चाहे वो इमीडिएट बेनिफिट हो, दोनों ही केस में इनकम ट्रांसफर की इनकम में क्लब होगी, ट्रांसफरी की इनकम में क्लब नहीं होगी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आज अगर मैंने किसी ट्रस्ट को एसेट ट्रांसफर की है, उसका बेनिफिशियरी मेरी वाइफ है या सन्स वाइफ है, उसका बेनिफिट चाहे उसे अभी मिल रहा है चाहे कितने ही सालों के बाद मिल रहा है, क्लबिंग मेरे अंदर ही होनी है। ठीक है, ठीक है निकिता। हाँ यस सर। हाँ जी। और सर अब ये MCQ है। नितेश गिव्स ₹1 lakh debentures to his wife Surbi. She sells debenture for ₹1,50,000. The amount is again reinvested and she earns interest of ₹15,000. The tax treatment shall be as under. The options are 65,000 consisting of capital gains of ₹50,000 and interest income of 50,000 shall be taxable in the hands of Nitesh. Option B, 50,000 capital gain
shall be taxable in hands of Nitesh and मैं इसका आंसर 50,000 in बता रहा hands of हूँ। Surabhi. जो इंटरेस्ट की इनकम है वो तो वाइफ में क्लब कर देना, जो कैपिटल गेन की इनकम है उसके हस्बैंड में क्लब कर देना। अब वो देख लो ऑप्शन हाँ, ये कौन तो सा है। पता है। हाँ, बट है ना सर, इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, कैपिटल गेन ऑफ 50,000 इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ नीतेश एंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ नीतेश एंड 5,000 इन हैंड्स ऑफ सुरभि। तो ये कैसे हो गया? नहीं तो आपका 10,000 और 5,000 दो ही इनकम कमाई है क्या? नहीं, उसने गिफ्ट ट्रांसफर किया, डिबेंचर ट्रांसफर किया अपनी वाइफ को गिफ्ट के हिसाब से 1,00,000 रुपया। तो उस पे उसने आप उसकी वाइफ ने आपने सेल कर दिया 1,50,000 रुपए का आपने फिर मुझे डिबेंचर। क्वेश्चन पूरा और नहीं उसमें बोला। आपने मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, आप चेक करो उस क्वेश्चन में 10% का इंटरेस्ट का रेट भी दिया होगा। डिवेंचर 10% वाले होंगे वो। नहीं, उसमें री इन्वेस्ट किया, उसमें ये लिखा। नहीं नहीं, डिवेंचर जो 1,00,000 रुपए के हैं वो कहीं लिखा है 10% डिवेंचर। नहीं, तो अगर 10% डिवेंचर नहीं लिखा ना तो फिर वो 10,000 कुछ भी नहीं है। देखो ना, अगर वो 10% वाले डिवेंचर होते फिर तो उसके इंटरेस्ट की इनकम और कैपिटल गेन की इनकम ट्रांसफर में क्लब हो जाती। ठीक है, और जो री इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाई वो ट्रांसफरी में क्लब हो जाती। अब मुझे नहीं पता क्वेश्चन आपके पास है, बट सिंपल सी बात यह, जो कैपिटल गेन की इनकम होगी वो तो ट्रांसफर में क्लब करनी है, और जो इनकम से इनकम आई है वो आपको ट्रांसफरी में क्लब करनी है। तो मैं आपको क्वेश्चन फिर से बोलूं। हाँ बोलो। Nitesh gives rupees 1,00,000 debentures to his wife Surabhi. She sells debentures for rupees 1,50,000. The amount is again reinvested and she earns interest of rupees 15,000. The tax treatment shall be as under. अमाउंट री इन्वेस्ट कर दिया। देखो अब इन्होंने, ध्यान सुनना, अब हाँ, इधर सुना ध्यान से। अब इन्होंने ना री इन्वेस्टमेंट जो की है, 1,00,000 रुपए के डिवेंचर है 1,50,000 के बेच दिए। ठीक है, तो 50,000 पे तो कैपिटल गेन इन्होंने उसमें कर दिया कि हमें टैक्सेबल करना है ट्रांसफर के अंदर। 50,000 कैपिटल गेन हुआ ना। हाँ हाँ सर। ठीक है ना, उसके बाद वो कह रहे हैं कि री इन्वेस्ट कर दिया आगे। अब री इन्वेस्टमेंट से जो इनकम कमाई है यहाँ पे आपकी निकल कर रही है 15,000 रुपए की इनकम है। ठीक है, अब इन्होंने 15,000 रुपए के दो टुकड़े किए हैं। दो टुकड़े क्यों किए हैं? क्योंकि यहां पे री इन्वेस्टमेंट जो की है ना, इनकम नहीं की, यहां पे पूरा अमाउंट री इन्वेस्टमेंट की है। अगर आप चेक करोगे ना, पूरा का पूरा 1,50,000 रुपए री इन्वेस्ट किए यहां पे। अगर वो कहता कि 50,000 कैपिटल गेन कमाए, वो री इन्वेस्ट किए, फिर तो आने वाली इनकम ट्रांसफरी में क्लब कर देते। अच्छा, बट इसने क्या बोला कि पूरे 1,50,000 रुपए री इन्वेस्ट कर दिए। तो अगर 1,50,000 रुपए री इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें 50,000 रुपए से जो इनकम आ रही है वो तो ट्रांसफरी में क्लब होगी, और जो 1,00,000 से इनकम आ रही है वो ट्रांसफर में क्लब करेंगे। पर इसमें तो 50,000 से, जो 50,000 का जो कैपिटल गेन है वो तो ट्रांसफर में क्लब किया है। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि 50,000 ट्रांसफर में हो गया, और 10,000 का जो इंटरेस्ट है वो भी ट्रांसफर में हो गया, 5,000 जो है वो ट्रांसफरी में हो गया। हाँ, ठीक है सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोप्राइटरी बिजनेस वाज स्टार्टेड बाय सिमिति रानी इन द ईयर 2014. As on 1st April 2017, her capital in business was rupees 3 lakh. Her husband gifted 2 lakh on 1st April 2017, which was invested by her in business on same date. She earned profit from her business rupees 1.5 lakh in the financial year 17-18. हाँ, तो इसके अंदर ये देख लो ना, 90,000. इसके अंदर आप ये देख लो कि 1,50,000 रुपए की इनकम कमाई है, और वो 1,50,000 रुपए की इनकम जो कमाई है पूरे 5 लाख से कमाई है। ठीक है ना, तो 1,50,000 की इनकम कमाई पूरे 5 लाख से, तो गिफ्ट कितने किए हैं? 2 लाख। तो 2 लाख से कितनी इनकम कमाई होगी, उतनी इनकम क्लब कर दो आप। ठीक है सर। So last question. हाँ जी। Opening capital on 1st April 2018 of proprietary business of Mrs. X, rupees 10 lakh. Amount gifted by husband and invested in proprietary concern on 1st December to 1st January 1/10/2018, 2 lakh. A profit for 2018-19, 1,20,000.
तो सर इसका क्लब बताना है मिस्टर एक्स में प्रीवियस ईयर में 18-19 में। तो इसमें इसमें जो उसने गिफ्ट किया है वो गिफ्ट कब की है? उसमें गिफ्ट नहीं किया है। अच्छा गिफ्ट किया है, गिफ्ट उसके हस्बैंड ने किया है 1/10/2018 को। हाँ, तो ये 1 अप्रैल को गिफ्ट नहीं किया ना, तो इस केस में इससे अमाउंट जो इनकम आएगी वो क्लबिंग नहीं होगी। अच्छा देखो ना, ऊपर वाले जो आपने 2 क्वेश्चन बोले हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने बोला है कि गिफ्ट किया 1 अप्रैल को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ऊपर वाला जो आपने बोला है, ठीक है जी। और सेम डे उसने इन्वेस्ट कर दिया। और इस क्वेश्चन में उसने गिफ्ट कब किया? 1 अक्टूबर को। जबकि अगर आप क्लबिंग का लो ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपने ट्रांसफर किया 1 अप्रैल को तो उस केस में क्लबिंग होगी। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कभी भी ट्रांसफर किया ना तो उस साल वो क्लबिंग नहीं होगी। अच्छा ठीक है जी। ठीक है सर। यस सर। ओके जी। और सर डिडक्शन में सर 80 आई है, हम लोग को पढ़ना जरूरी है न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट को। एक बार सिर्फ आपको उसकी रीडिंग लेनी है समरी से कि भाई वो कितने साल के लिए एग्जाम्शन मिलती है और वो कितने % मिलती है, बस। ठीक है, अदरवाइज 80 सी से लेकर 80 यू तक ही पढ़नी है। मेन 80 से 80 यू और 80 जेजेपी 80 जेजे 80 जेजे डबल ए 80 जेजे डबल ए एक बार देखनी है, वो तो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाली हुई है पूरी। हाँ हाँ, वो एक बार बस वहां से देख लेना। ठीक है। थैंक यू ओके सर। जी। हाँ जी कपिल। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर मेरा जीएसटी का डाउट था। बोलो। सर जो आपने एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाला हमें कराया था क्लास में, तो सर आपने बोला था मोर देन 1 इनवॉइस के लिए एक से ज्यादा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू हो सकते हैं। मोर देन 1 इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट इशू हो सकता है और अगर मोर देन 1 करने हैं तो भी हो सकते हैं। हाँ हम्म हाँ सर, तो जैसे एक बंदे से मैंने सामान लिया, उसके में कुछ पैसा कम करना है, और दूसरे बंदे से मैंने सामान लिया, उसके में पैसा बढ़ाना है। ठीक है सर। हम्म तो सर एक ही डेबिट नोट हम दोनों को कैसे दे पाएंगे? एक ही डेबिट नोट, पहली बात तो डेबिट नोट हम इशू नहीं करेंगे, डेबिट नोट वो इशू करेगा। ठीक है ना, डेबिट नोट तो सप्लायर इशू करता है ना, हम तो रिसीवर हैं। सप्ल ठीक है। हाँ सर, मैं सप्लायर के एस्पेक्ट से कह रहा हूँ। हाँ, और जो दूसरी बात आप कह रहे हो कि एक की वैल्यू कम करनी है एक की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है, तो उस केस में ये एक डेबिट नोट नहीं आएगा कभी भी। मान लो मैंने आपसे सामान लिया, ठीक है जी, अब आपने उसकी वैल्यू कम करनी है। आपने अगर उसकी वैल्यू कम करनी है तो आप मुझे इशू करोगे डेबिट नोट। और मैंने किसी को सामान बेचा, उसकी वैल्यू मान लो मुझे कम करनी है तो मैं उसको इशू करूंगा डेबिट नोट। तो डेबिट नोट तो आप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे ना। डेबिट नोट ऐसा नहीं है कि आप ये देखोगे जी मैंने यहां से परचेस किया, वहां से परचेस किया, यहां से परचेस किया, तो हर केस में एक ही डेबिट नोट जाएगा, नहीं। अगर सप्लायर अलग अलग हैं तो डेबिट नोट भी फिर अलग अलग ही जाएंगे। अच्छा, वो एक रिसीवर और एक सप्लायर के लिए बात है, एक हाँ डेबिट हाँ नोट हाँ और हाँ या हाँ, फिर क्रेडिट नोट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो एक रिटर्न ऑफ इनकम का मैंने क्वेश्चन पढ़ा था एलएलपी के लिए, उसमें उसकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग 30 नवंबर दे रखी थी। 30 नवंबर तो अब हुई है ना यार, क्योंकि अब जो इस बार की आपको पता हो इस बार जो रिटर्न की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 30 नवंबर। बट वो एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है। एग्जाम में आपको 2 ही डेट पढ़नी है, जुलाई और सितंबर, क्योंकि जो इस बार नवंबर इन्होंने की है वो ड्यू टू कोविड की है। ठीक है ना, तो वो तो हर बार कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है, तो हमें तो ये पढ़ना है कि लो में डेट क्या लिखी हुई है। नहीं सर, इसमें लिखा है, पुराना ही क्वेश्चन है, 1 साल पहले का है। LLP who is required to furnish a report in form number 3 CEB under section 92E of Income Tax Act नहीं shall file his return। वो तो जो आप क्वेश्चन जो बोल रहे हो ये तो ट्रांसफर प्राइसिंग का है, ये तो न्यू सिलेबस के अंदर चैप्टर नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग एक चैप्टर है ओल्ड सिलेबस के अंदर। अच्छा। तो उसकी जो डेट होती है ना वो 30 नवंबर होती है। जी सर। अच्छा सर, LLP के लिए। हाँ नहीं, LLP नहीं, सबके लिए। जो आपने सेक्शन नंबर 92E बोला ना वो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर है।
और सर जो डायरेक्टर सर्विस देता है उसमें सिटिंग फीस और रेम्युनरेशन को एक ही चीज कंसीडर करना है? अगर डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिली या फिर रेम्युनरेशन मिला तो वो एक ही चीज है? नहीं, किस पर्पस के लिए? टीडीएस पर्पस के लिए, सैलरी टैक्सेबल पर्पस के लिए? सर वो आरसीएम वाले पर्पस के लिए। आरसीएम वाले पर्पस, आरसीएम वाले अगर वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है फिर तो वो आरसीएम में कवर होगा। अच्छा। और अगर वो होल टाइम सर है आपका एक स्कैनर का क्वेश्चन देखा था मैंने, सिटिंग फीस रिसीव्ड बाय डायरेक्टर इज टैक्सेबल अंडर, मतलब कौन टैक्स देगा उसका? तो डायरेक्टर नहीं लिखा था, कंपनी लिखा था। हाँ, वो तो रिवर्स चार्ज में कवर हो गया ना। अच्छा। और सर एक चीज मेरे को पूछनी थी, जैसे मैं अभी आपसे दिसंबर में पढ़ा था लक्ष्मी नगर से, ठीक है। तो सर जो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट है वो मैंने आपके यूट्यूब पे देखी, तो सर वो पूरी पूरी क्लास है, मेरे को तो बस अमेंडमेंट देखनी है। नहीं, सिर्फ अमेंडमेंट क्लास पे डाली हुई है मैंने। आप प्लेलिस्ट के अंदर नहीं जाओ सर, ना। आप मैंने जो देखी थी वो नहीं नहीं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओ। फरवरी वाली देख। प्लेलिस्ट में इनकम टैक्स के अमेंडमेंट की 6 क्लास हैं, आधे आधे पौने पौने घंटे की बस। प्ले लिस्ट 2 है सर उसमें इनकम टैक्स की। इनकम, एक तो उसके प्लेलिस्ट के ऊपर ही लिखा है, एक तो लिखा है इनकम टैक्स रेगुलर बैच, वो नहीं देखनी। इनकम टैक्स अमेंडमेंट क्लास जून एंड दिसंबर 20, वो देखनी है आपको। अच्छा सर, और मैं एक और चीज पूछनी थी सर आपसे। हाँ जी। सर मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी 2-3 महीने पहले ही मतलब पूरा पैक कर दिया था। कहाँ, किस में पैक किया है? और अरे मतलब सर पढ़ लिया था अच्छे से। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। तो सर अब मैं मतलब फिर ग्रुप 2 पढ़ने लग गया, तो सर अब बीच बीच में ना जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना जो क्वेश्चन को मतलब उसका आंसर बदल देते हैं, वो भूल गया था सर, तो मैं उसको कैसे याद करूं? यार वो तो देखो ना, प्रैक्टिस से ही सोल्व होंगे। मतलब इसका कोई याद करने का तरीका नहीं है कि छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग निकल के आएगा। अब आप कहोगे कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो आंसर ये आएगा, अगर वैसा होगा तो आंसर ये आएगा, वो ना कई सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो जब भी कोई पॉइंट्स आपके माइंड में आता है, उसका सबसे बेटर तरीका ये होता है कि साथ में छोटी सी डायरी हो। उस डायरी में तुरंत ये पॉइंट लिख लिया कि इस पॉइंट में मुझे कंफ्यूजन आई थी, फिर जब उसका सॉल्यूशन मिला तो वहीं उसका सॉल्यूशन लिख लिया, ताकि जब एग्जाम से एक दिन पहले का टाइम हो ना, तो वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएं जो आपके बार बार आ रहे थे। इसका सॉल्यूशन ये होता जी है। सर। ठीक है ना? तो जो समझदार बच्चे हैं या जो मतलब जिनको पता है कि भैया ये पॉइंट्स मेरे सामने बार बार आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, साथ में एक छोटी सी डायरी है, जहां मुझे पता लगा भाई इस पॉइंट में मुझे दिक्कत आ रही है, मैंने तुरंत या तो उसको वहां पे हाईलाइट कर लिया या उस डायरी के अंदर लिख लिया कि इस पॉइंट के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर जब उसका सॉल्यूशन मिला तो वहां जी लिख लिया। अब एग्जाम से एक दिन पहले क्या होगा, पतली सी डायरी आपके पास होगी जिसमें आपके सारे कंप्लीट डाउट्स होंगे जो आज तक आपको आए हैं, और अगर आपने वही दोबारा से एक बार चेक कर लिए जी तो सर। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी फिर। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। अगला कपिल के बाद है मुस्कान। हेलो मुस्कान, सर। हाँ जी। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर 70K प्लस सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। ये आप लोग, यो सब आपका प्यार है, मैं तो सिर्फ एक हूँ उसके अंदर। सर बस अब सर 69,999 है आप लोगों। नेक्स्ट टाइम हम कंग्रेचुलेट करेंगे आपको 70 मिलियन के लिए बहुत ओ जल्दी। माय गॉड। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी। सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ सर जी। मैं क्वेश्चन बोलूं सर एक बार? हाँ बोलो, पहले डाउट किस सर चैप्टर में से है? सर वो इनकम टैक्स का ही है सर, सेक्शन 115 BBDA। बीबीडी, हाँ जी बोलो। हाँ सर, मिस्टर एक्स एज 61 हम्म received dividend of 12 lakh from domestic company in previous year 1920. हम्म Tax charges under section 115 BBDA is 15%. तो सर फिर निकालना है कि उसका कितना टैक्सेबल होगा अमाउंट? 115 बीबीडी में तो 10% रेट है। हाँ सर, लेकिन क्वेश्चन में सर 15% दिया था। अच्छा, यस सर। क्वेश्चन के अंदर 15% कैसे दिया? रेट ही जब आपका एक्ट में 10% है। हाँ सर।
लेकिन इसमें सर 10% से भी सर आंसर नहीं आ रहा है सर, क्योंकि 12 लाख है सर, तो 12 लाख तो अपन सर 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है ना डिविडेंड। हाँ तो 2 लाख तो टैक्सेबल कर 2 दोगे लाख पे 10%, हाँ सर प्लस 20,000 आंसर आना चाहिए। प्लस में 4% सेस, तो 20,800 आंसर आना चाहिए। हाँ सर, लेकिन इसमें 50,000 दिया है सर, टैक्सेबल जो होगा पूरा। 50,000 दिए रिसीवर के हाथ में? नहीं सर, इसमें आंसर में बस इतना ही लिखा है सर, 50,000 विल बी टैक्सेबल। नहीं नहीं, 50,000 किसके हाथ में टैक्सेबल? कंपनी के हाथ में सीजीडी टैक्सेबल या रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल? उसने टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में पूछी है? सर ऐसा कुछ पूछा नहीं है सर, बस इतना ही था सर कि हाँ तो मिस्टर एक्स एज 61 तो रिसीव डिविडेंड ऑफ 12 लाख फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इन द प्रीवियस ईयर 1920, तो उसका टैक्स चार्जेस अंडर सेक्शन। हाँ तो उसका Yes, sir. 20,800 ही आंसर आएगा बस। तो 50,000 नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, 50,000 तो कहीं से भी ना सीडीडी बन रहा है 50,000, ना ही रिसीवर के हाथ में बन रहा है। ओके सर। सर वो मैंने कमेंट बॉक्स में सर वो क्वेश्चंस डाले थे सर, सेकेंड और थर्ड सर। Mr. P, an individual whose turnover of business of preceding year exceeding 100 lakh has engaged a contractor Mr. A for building his residential house. 30 November 18 he had made a payment of 10 lakh to contractor. Mr. P should deduct TDS. हाँ TDS काटना पड़ेगा इसको 194C के अंदर। सर लेकिन इसमें बोला है सर कि टीडीएस नहीं कटेगा सर। TDS नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? सर वो मैंने आपका स्कैनर सर रात को सॉल्व किया था, तो इसी में थोड़ा डाउट आ रहा था सर। नहीं, आप कौन सा स्कैनर लेके बैठे हो? 7,000 वाला ये जो मैंने डाला अपलोड किया 7,000। हो? हाँ तो वो उसमें से मत करो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो स्कैनर मैंने लेटेस्ट अपलोड किया उसमें से करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, Okay, जो 7,000 स्कैनर है उसमें फाइनेंस एक्ट पिछला है, यस सर। और अब फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया। अब होता क्या कि फाइनेंस एक्ट चेंज होने से ना अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। अब होता क्या, उसके आंसर आप मैच करोगे, आज के लो से तो आंसर मैच नहीं होंगे। तभी मैंने उस बच्चे Okay. ऊपर एक बच्चे से ही मैंने पूछा चेष्टा से, तो वो भी पुराना स्कैनर लेके बैठे हैं। अब सबसे Yes, बड़ी sir. प्रॉब्लम क्या कि पुराना स्कैनर लेके बैठोगे ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आप नया स्कैनर अच्छा। लेके बैठो, उसमें से क्वेश्चन करो, उसमें कोई डाउट है फिर पूछो कि सर ये नए लो में लिखा है, उसके बेस पे आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा। ओके सर। हाँ जी। सर एक बार थर्ड वाला भी वही 7,000 में से ही था सर, 194 डी है, तो उसमें इसके भी फिर अंदर चेंज हो गया होगा। 4,50,000, हाँ इसका रेट भी अब चेंज हो गया है 194 DA का। पहले तो ग्रोस पे था, अब ठीक है। नेट पे हो गया। पहले वहां पे 1% रेट था, 2% रेट था, 5% हो गया। यस सर। हाँ सर सर बस ये लास्ट क्वेश्चन था एक सर, XYZ वाला। कहाँ पे? XYZ लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, compute ITC available with XYZ Limited for month of October 19 from following particular: inward supply input X GST 1,20,000, one invoice on which GST payable was 10,000 is missing. Input Y GST 1 lakh. Input are to be received in 2 installment. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन October 19। हाँ तो इसका तो ITC मिलेगा ही नहीं आपको निचले वाले का, तो क्योंकि ITC इंस्टॉलमेंट पे तब मिलता है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो चुकी हो। हाँ सर। ठीक है। यस और सर। ऊपर जो आपका 1,20,000 रुपए का GST है, उसमें एक इनवॉइस 10,000 रुपए का मिसिंग है, तो 10,000 रुपए का ओके हटा सर। दो, बैलेंस 1,10,000 का मिल जाएगा बस। ओके सर। यस सर। ठीक है। आंसर वो एक चीज, यस सर, आंसर वो एक चीज पूछना था सर, जैसे सर हमारा तो MCQ हो गया हाँ है जी। ना, तो फिर सर प्रैक्टिस पर्पस के लिए सर मतलब सिर्फ MCQ में ही जाना चाहिए सर, कि मतलब जो फुल फ्लेजेड जो क्वेश्चंस रहते हैं सर सब्जेक्टिव वाइज के, नहीं तो नहीं उसको भी करना चाहिए? नहीं MCQs की ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो आपके इंस्टीट्यूट के पिछले 5 साल के पेपर हैं उसको अच्छे से कर लो। और जो सर वो तो मैंने आपका देख लिया था वीडियो सर, पूरा 2 बार हो गया सर आपके कारण। हाँ तो बस ठीक है, 2-3 बार अगर हो चुकी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में जाओगे उसका कोई फायदा नहीं है, वहां पे आपका टाइम ज्यादा लगेगा, और जबकि इतने बड़े बड़े यस सर। क्वेश्चन बनने नहीं है। मेन आपने MCQs की प्रैक्टिस मैक्सिमम कर ली है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कुछ ओके चैप्टर सर। ऐसे हैं, जैसे मान लो सैलरी है, ठीक है, यस कैपिटल सर। गेन है, इसके थोड़े बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अच्छा। ठीक है, वो अपने क्लास के अंदर भी किए होंगे, क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने देखा हो क्लास के अंदर हम यस काफी सर। बड़े यस बड़े सर। क्वेश्चन करते थे। यस सर। तो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर तो बस अब कुछ 2-3 चैप्टर्स के नाम बता देंगे सर, जिसमें मतलब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए सर। सैलरी, कैपिटल गेन हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है जी, PGBP यस का सर। डेप्रिसिएशन वाला पार्ट हो गया, यस सर। ये है बस मेन तो।
ओके सर, ये सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। ओके जी, वेलकम। अगला जी बच्चा मुस्कान के बाद खुशबू कह रही है कि मुझे डाउट है, किसी रीजन की वजह से मैं बाहर हूँ, कैन आई आस्क डाउट इन नेक्स्ट सेशन बिकॉज डाउट क्वेश्चन घर पर हैं, दैट्स वाई। सर खुशबू कोई बात नहीं, आप बाद में भी पूछ सकते हो। अगला साकेत जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। हाँ सर, मुझे जीएसटी में कुछ डाउट है। बोलो। सर वो अमेंडमेंट क्लास वैल्यूएशन में आपने बताया था ना कि वो लॉटरी टिकट्स और वैल्यूएशन ऑफ बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह में। हम्म। सर उस टाइम मैंने वो रेट लिखा नहीं था बेटिंग और गैम्बलिंग के केस में। सर वो एक बार रिपीट करेंगे? बैटिंग और गैम्बलिंग में तो वैल्यू इनके बैटिंग और गैम्बलिंग में तो 100% ऑफ फेस वैल्यू है, जितनी फेस वैल्यू होगी वो ही आपकी वैल्यू होगी। सर वहां पे लिखा था और कुछ लिखा था, और ऐसा अमाउंट कुछ है नहीं ना 100? और अमाउंट पेड टू टोटलाइजेटर, जैसे हॉर्स रेसिंग होती है हाँ। ना, तो उसमें फेस वैल्यू नहीं होती, हाँ। उसमें अमाउंट पे करते हैं जो घोड़ों की रेस लगाते हैं उनको। तो जितना हम उनको अमाउंट पे करेंगे वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। मतलब सर बेटिंग और गैम्बलिंग करने वाले ही वो टोटलाइजेटर को पे करते हैं ना? नहीं नहीं, बैटिंग जो होती है उसमें तो आपका मैंने बोल दिया 100% ऑफ फेस वैल्यू। ओके। ठीक है। जो गैम्बलिंग होती है ना, जैसे बैटिंग और गैम्बलिंग, जैसे मान लो हॉर्स रेस की बात करता हूं, वहां पे आपने देखा होगा जो रूल नंबर 31A है वो किस केस में लगता है? लॉटरी वाले केस में, बैटिंग वाले केस में, गैम्बलिंग वाले केस में और हॉर्स रेस वाले केस में, अगर आपने उसकी हेडिंग ध्यान से देखी हो। हाँ हाँ तो हॉर्स रेस वाले केस में पॉइंट क्या आएगा? जितना आपने टोटलाइजेटर को अमाउंट पे किया वो आपकी वैल्यू है। और मतलब सर बेटिंग और गैम्बलिंग का फेस वैल्यू? हाँ। बैटिंग गैम्बलिंग में 100% ऑफ फेस वैल्यू, हॉर्स रेसिंग के केस में वो टोटलाइजेटर को जो अमाउंट हम देंगे वही है ना? वो आ जाएगा। और बाकी लॉटरी वाले केस में आपको बता ही दिया था मैंने। हाँ। और सर और एक डाउट है। हम्म। सर क्लबिंग के केस में वो ओपनिंग कैपिटल वाला वो अब बताया था ना कुछ देर पहले, एक डाउट है। हम्म। मतलब सर मान लो उस हस्बैंड के वाइफ ने बिजनेस ही शुरू किया 1 अक्टूबर को, उस टाइम क्लबिंग होगी क्या सर? मतलब उस कंट्रीब्यूशन भी? उस साल क्लबिंग नहीं होगी, उससे अगले साल से स्टार्ट होगी। ओके। और सर जीएसटी में एक और लास्ट एक डाउट है। हम्म। सर कल आपने अमेंडमेंट क्लास में बोला था ना कि 4 कंडीशंस है जिसके ऊपर वो आईटीसी ब्लॉकेज हो जाएगा जो बैलेंस बचा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, उस टाइम मान लो रिसिपिएंट ने पूरा यूटिलाइज कर लिया तब वो अप्लीकेबल नहीं होगा ना? मतलब कुछ नहीं, बचा है तभी हाँ अगर आपका यूज ही हो चुका है फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। बट हाँ। ध्यान रखना, अगर उनमें से कोई भी 4 कंडीशन में आप पकड़े गए और आप यूज करके बैठ चुके हो तो फिर आपने पता पड़ा होगा जीएसटी के अंदर रिवर्सल कॉन्सेप्ट भी होता है फिर। हाँ मतलब सर जितना यूज किया फुल रिवर्स करना वो पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा जितना आपने फ्रॉड किया है। हाँ। और सर वो रिस्ट्रिक्शन जो बताई थी 1 साल के लिए वो अप्लीकेबल होगा? मतलब 1 साल तक वो ब्लॉकेज रहेगा और फिर हाँ, हट क्योंकि जाएगा ऐसा? आईटीसी की लिमिट ही 1 साल होती है ना, उसके बाद तो आईटीसी वैसे ही नहीं मिल सकता। हाँ। मतलब सर 1 साल के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा इसका मतलब? 1 साल के बाद रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि उसके बाद आप आईटीसी वैसे ही नहीं ले सकते। हम्म। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि 1 साल तक की लिमिट है। मतलब जो आपकी 4 कंडीशन है उसमें ब्लॉकेज जो है, देखो अगर आप लो ध्यान से पढ़ोगे उसमें 1 साल की बात लिखी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि 1 साल के बाद तो आईटीसी वैसे ही आप एलिजिबल नहीं होते। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। मुस्कान ने डाउट लिखा है, लोन 10 लाख का 15 जून 18 को, एक्विजिशन ऑफ एसेट, सच एसेट वाज पुट टू यूज 1 अप्रैल 19, इंटरेस्ट पेड फॉर द पीरियड टिल एसेट वाज पुट टू यूज 60,000, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अवेलेबल टू द असेसी इन प्रीवियस ईयर 18-19। जितना आपने इंटरेस्ट पे किया वो आपको अलाउड हो जाएगा। बट ये सर अलाउ हो जाएगा ना? बट हाँ अलाउड हो जाएगा, बट ये उसके अंदर ऐड हो जाएगा आपकी कोस्ट के अंदर। सर लेकिन इसमें आंसर सर नील दी है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, आपकी कोस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि देखो आपने जो लोन लिया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया है। ये सर। और वो आंसर में कह रहा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना अलाउड होगा, तो ये 60,000 रुपये अलाउड है, वो तो ऐसे हमें कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे ना। ये सर, ये सर। रिवेन्यू तो है ही नहीं हमारा ये।
यस सर। हाँ, तो इसलिए अगर वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, अलाउड होगा एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, तभी उन्होंने आंसर नील दिया। अच्छा, और सर लेकिन सर इसमें तो अपन वो किए थे ना सर, आपने वो सर 19 आवर्स की जीएसटी रेसिस में बोला था सर कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो अपन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो वो नॉट अलाउड होता है सर। हाँ, वो तो जो हमारा नॉर्मल इंटरेस्ट है, वो तो डायरेक्ट टैक्स का रिलेटेड कोई भी खर्च है वो डिसअलाउड है। अगर मैं अपने बिजनेस अच्छा। को चलाने के लिए लोन ले रहा हूं, उस पे जो इंटरेस्ट पे यस। करूंगा वो अलाउड है। बट अगर मैंने किसी यस सर। कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए लोन लिया, उस पे जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना मेरा। यस सर। तो इंटरेस्ट की भी ना कई कैटेगरी होती हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट आपका अलाउड होता ही नहीं है। अगर वो डायरेक्ट टैक्स वाला है तो अलाउड नहीं है, अगर वो नॉर्मल बिजनेस वाला है तो अलाउड है, और अगर वो किसी एसेट के लिए आपने लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट पे करोगे तो फिर उसका ट्रीटमेंट होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। अच्छा। हम्म। यस सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, चलो जी, और कोई डाउट जी किसी को? 5-7 मिनट अभी है हमारे पास। अच्छा, ध्यान रखना, अब सैटरडे आपका टारगेट है, टारगेट मैंने आपको दे दिया है। क्या क्या चीज दी है? एक तो मैंने सैलरी के रिटायरमेंट बेनिफिट तक दी है, और मैंने कुछ और भी दिया था आपको, डिडक्शन। डिडक्शन। ओके, ठीक है, डिडक्शन। तो डिडक्शन का चैप्टर हो गया और सैलरी के रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए। सैटरडे को हम उसका टेस्ट लेंगे, तो उससे पहले पूरी रिवीजन कर लेना जी, ठीक है जी। निकिता ने क्वेश्चन लिखा है, मिस्टर शिवा गिफ्टेड ए let out building which fetched rental income 10,500 his son wife on first 11/18. The municipal tax is 6,000 on the property was paid on 10 January 18. The total income from all other source amount 2,60,000 except income from said property. हाँ, तो ये इनकम जो उसने आगे वाइफ को दी है, तो उस सन्स वाइफ को दी है, ये क्लबिंग उसी में ही होगी। तो 10,500 यहाँ पे उसने लेट आउट बिल्डिंग की, रेंटल इनकम 10,000 पर मंथ टू सन्स वाइफ ऑन 1 नवंबर 18। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये किराया भी उसके अंदर क्लब हो जाएगा। माइनस में म्युनिसिपल टैक्स कितने हैं? 6,000, इसको आप माइनस कर दो। और 2,60,000 उसकी उसकी इनकम है या अदर सोर्स की, या उसकी वाइफ की है, सन्स वाइफ की? ऐसा कुछ लिखा नहीं है सर, इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज लिखा है, कोई मेंशन नहीं किया वाइफ की है उसकी हस्बैंड की है। तो अगर मैं उसकी मानूंगा तो उसमें ऐड हो जाएगी, नहीं तो बस इसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होगी। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? 3,11,450, 344,000, 3,80,000, 3,33,500। 3,44,000 है कोई आंसर? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला आंसर होगा। तो कैसे हुआ? 10,500 पर मंथ किराया है ना, तो 10,500 पर मंथ है। उसने बोला उसने सन्स वाइफ को आगे दिया है 1 नवंबर को, तो वो भी इनकम उसमें क्लब होनी है, और उससे पहले जो किराया मिला होगा वो तो उसमें वैसे ही क्लब होना है। तो मतलब किराया तो पूरे साल का हम काउंट करेंगे। 10,500 into 12। तो 10,500 मल्टीप्लाई 12 हो गया, तो ये हो गया 1,26,000 पे, ठीक है। उसमें से माइनस कर दिया 6,000 म्युनिसिपल टैक्स, 1,20,000, माइनस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन 84,000, और 2,60,000 रुपए के अदर सोर्स की इनकम है, तो 3,44,000 रुपए आपकी। हाँ, आकृति आपका आंसर बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड, 344। ठीक है जी। Sir, record. Mr. X has gifted 1,000 original shares of ABC Private Limited to Mrs. X on 1/5/2018. These shares were acquired by Mr. X on 1st April 2018 at ₹40 per share. The company allotted bonus shares to Mrs. X 1:1 on 1/6/2018. All these shares were sold by Mrs. X on 1/8/2018 at 60 per share. तो क्लब कितना हुआ उसके मिस्टर X के हाथ में? मेरे को क्वेश्चन की फोटो भेज दो,
क्योंकि ऐसे मेरे को समझ नहीं आएगा। आप मेरे को क्वेश्चन ना व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? अभी मैं उसको ठीक है देख के सर। आपको फिर रिप्लाई कर देता हूँ, सर ठीक है? हाँ जी, सर एक डाउट था सर। हाँ सर जी। जैसे सर अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर अपन परचेज करेंगे सर तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लग मेरा अपन को मिलेगा सर? हाँ तो सर बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में अगर सर लिखा है कि सर सिर्फ अगर एसेट अपन ने परचेज किया है सर, सिर्फ एसेट लिखा है तो सर उसको अपन बाय डिफॉल्ट प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं कंसीडर करेंगे ना? देखो, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% दिया हुआ है फिर तो 15% है ही प्लांट एंड मशीनरी पर। अच्छा और अगर उसने मतलब अगर उसने रेट कुछ अलग दिया हुआ है फिर हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानेंगे। और अगर हाँ वैसे एसेट ही वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, हाँ और सर उसने सिर्फ एसेट ही लिखा है सर। हाँ और उसने पूछा डेप्रिसिएशन, तो फिर हमें नॉर्मल ही निकालना है, एडिशनल नहीं निकालना। अच्छा सर मत नहीं तो सर अगर सिर्फ एसेट वर्ड लिखा होगा तो अपन बाय डिफॉल्ट तो नहीं मानेंगे ना सर प्लांट एंड मशीनरी? क्या चीज है? न्यू सर अगर इसमें लिखा है सर कि एक न्यू एसेट परचेज किया अपन, हाँ हाँ हाँ। हाँ तो सर उसको बाय डिफॉल्ट तो अपन प्लांट एंड मशीनरी नहीं कंसीडर करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, उसको बाय डिफॉल्ट हम प्लांट एंड मशीनरी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके एंड अगर सर 15% अगर रेट होगा तो फिर करेंगे, लेकिन मतलब सर अगर जैसे 15% रेट दिए और एसेट लिखा है सिर्फ, हाँ तो आप कंसीडर कर सकते हो, बट तो भी ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आपके एमसीक्यूज हैं, आप एजम्पशन नहीं लिख सकते। अच्छा ठीक है ना, आप एजम्पशन तो अगर मान लो मेरा पेपर सब्जेक्टिव होता तो मैं एजम्पशन लिख के आता कि 15% रेट ही प्लांट एंड मशीनरी का है, इसलिए मैंने प्लांट एंड मशीनरी एज्यूम की है। अब आपके तो गोले भरने वाले हैं, तो आपको ना जो क्वेश्चन दिया होगा उसके बेस पे देखना पड़ेगा कि वो क्या एज्यूम कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि नॉर्मल एडिशनल दोनों बताओ और ऊपर वर्ड लिखा है एसेट, रेट 15% है, फिर तो साफ साफ बात है प्लांट एंड मशीनरी है। यस सर। अगर वो कह रहा है कि एसेट है, रेट 15% है, डेप्रीसिएशन बताओ, तो पहले आप निकालो नॉर्मल से आंसर, फिर निकालो नॉर्मल एडिशनल दोनों से आंसर। अगर नॉर्मल एडिशनल वाला आंसर मैच कर रहा है फिर तो वो करेक्ट आंसर है। अगर एडिशनल निकालने के बाद देगा ना कभी है ना, दोनों कभी नहीं देगा, और अगर दोनों देगा भी तो भी आपको एडिशनल वाला लिख के आना है फिर। अच्छा दोनों होगा तो एडिशनल वाला? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब उसने रेट 15% बोल दिया तो रेट 15% प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही लगता है। ओके सर, ठीक है सर थैंक्स अ लॉट सर। ओके सर थैंक्स अ लॉट। चेष्टा आपने बोला है कि अभी तो आपने कहा था 1 अप्रैल को अगर ट्रांसफर हुआ तभी क्लब होगा, इसमें 1 नवंबर को हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो अब क्लब क्यों किया है? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो चेष्टा, उसमें लिखा हुआ है गिफ्टेड ए लेट आउट बिल्डिंग विच फेच रेंटल इनकम 10,500 पर मंथ, सन्स वाइफ को दिया और म्युनिसिपल टैक्स। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन इन्होंने बोला था उसमें क्या था? ऊपर वाले क्वेश्चन में जो था उन्होंने कहा था वो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है री, फिर वहां पे गिफ्ट किए हैं, उसके बाद उसने वहां से इनकम कमाई है, तो वो क्वेश्चन अलग था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका अलग है, ये क्वेश्चन तो आपका 6416 का है और वो क्वेश्चन आपका 6414 के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों के अंदर ना फर्क है, दोनों में आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको फर्क खुद समझ में आ जाएगा दोनों के अंदर फर्क क्या है। ठीक है जी, चलो जी सर बस लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर वो आपने बोला था सर जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर अपन अपील करेंगे, मतलब वो अपील जाएगा सर, तो सर 90 डेज का टाइम रहता है सर, तो सर आपने बोला था सर कि कुछ केसेस में 60 डेज का भी टाइम रहता है सर। हाँ वो कुछ केसेस 60 डेज उस केस में आएगा जिस केस में गवर्नमेंट जो है वो आपको नोटिफाइड करेगी कि ये केस जो है आपको 60 दिन के अंदर अंदर ही सोल्व करना पड़ेगा, वहां पर 60 दिन की बात होगी, अदरवाइज फिर आपके 90 डेज की बात हो जाएगी। अच्छा तो अपन 90 लेके चलेंगे ना सर? हाँ, तब तक तो कुछ मेंशन नहीं किया गवर्नमेंट ने। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हर केस में 90 आएगा। अच्छा ठीक है जी, ओके सर, ये सर थैंक्स लॉट सर। ओके जी, चलो जी फिर बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरा ना प्रोफेशनल का सेशन है। ठीक है, हाँ जी मेरा चैट में देखिए क्वेश्चन एडवांस टैक्स का, इसको आप मुझे ना भेज दो, अब मैं रिप्लाई फिर बाद में ही कर पाऊंगा क्योंकि ना मेरा प्रोफेशनल का सेशन है अभी। ठीक है सर। ठीक है, चलो जी फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, थैंक यू सर। जय हिंद जय हिंद सर। बाय जय बाय, माता दी। जय हिंद। बाय बाय, टेक केयर जी।